नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉमर्स के। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं DSSSB एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल पीजीटी का। 91 से लेकर 100 तक 10 क्वेश्चंस को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। MCQ सीरीज कॉमर्स का पार्ट 22 है ये, और महत्वपूर्ण है ये सभी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमर्स के। इसमें जो हम 10 क्वेश्चन कराते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड ही डिसीजन रहता है। इन 10 क्वेश्चंस में कम से कम 50 क्वेश्चंस का मटेरियल रहता है, क्योंकि इनके जो आंसर हैं उनको भी हम पूरी तरह से डिटेल में बताते हैं। जो ऑप्शन महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन पे भी डिस्कशन करते हैं, और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है उसका भी डिस्कशन होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से देखें, पूरा देखें, और संभव हो तो नोट्स बना लें। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो कमेंट्स के माध्यम से कहते हैं इनके PDF चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा है, 20 साल से मैं एजुकेशन में हूँ और कुछ समय से ये यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ। हर तरह का मैंने एजुकेशन में कोचिंग भी दिया है और एकेडमिक लेवल पे भी हर लेवल पे पढ़ाया है। तो इतना मेरा अनुभव कहता है कि इस तरीके से कोई PDF भेज दिया, किसी के पास कुछ भेज दिया, वो किसी के काम नहीं आता है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे, वीडियो देखेंगे, ये कोई पेड नहीं है, मैं पैसे ले नहीं रहा हूँ वीडियो देखने के। थोड़ी बहुत हो सकता है एडवर्टीजमेंट आपको आती होगी, तो उसका भी मैं बड़े लेवल पे कोई प्रचार नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम देंगे तो आपके समझ में भी आएगा, आप उसको देख करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी होती है टेक्स टाइम, टाइम मांगती है। आप कोई उसका शॉर्टकट नहीं है कि मैं सारे नोट्स पकड़ा दूं और आप तैयार कर लें। मेरे सारे नोट्स मैं कहाँ से बनाता हूँ? बुक्स पढ़ता हूँ, वहां से बनाता हूँ। नेट पे मटेरियल देखता हूँ, वहां से बनाता हूँ। तो सारी बुक्स और नोट के मटेरियल को देख करके ही ये नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, और उनमें काफी टाइम लगता है। लेकिन तो इसलिए मैं ब्रीफ में दे रहा हूं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये देख करके तैयार करेंगे, जो वीडियो है उसको देखें, समझें, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मान लो मैं PDF भेज दूं, तो मेरे पास दिन में बहुत सारे ऐसे SMS आते हैं कि अगर मैं PDF भेजने लग गया तो लगा ही रह जाऊंगा। आप स्वयं कभी ये काम करके देखेंगे तो पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 4 क्वेश्चंस का मटेरियल ढूंढने के लिए, सेटिस्फैक्टरी मटेरियल ढूंढने के लिए 4-4 घंटे लग जाते हैं। और अगर उसमें मैं किसी को भी एक PDF भेजने, उसको PDF भेजा, उसको मेल किया, उसको ये किया, तब तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा जो काम करता हूँ। तो इसलिए जो काम है वो इस पे पढ़ने में मेरा ज्यादातर जाता है। बाकी हाँ, कोई मटेरियल देने लायक है तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस पर रहिए। उस पर मेरे पास जो पुरानी चीजें, जो पेपर से, वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं। आने वाले टाइम में एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में जब ये मटेरियल तैयार होगा तो ये भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं ग्रुप्स के माध्यम से। लेकिन जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तब, ऐसे नहीं एक एक मटेरियल एक एक पेज में किसी के पास सेंड कर दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द शेयर प्रीमियम अकाउंट should be shown under। शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किस हेडिंग के तहत दिखाया जाता है? ऑप्शंस हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज या शेयर कैपिटल। ये चारों हेडिंग्स बैलेंस शीट की हेडिंग्स हैं, और जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है एक कंपनी के लिए, यहां पर ध्यान रखना कि कंपनी की बैलेंस शीट की बात हो रही है। कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको एज इट इज हमको हेडिंग्स को याद करना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इवन एग्जाम्स ही नहीं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस हेडिंग में ये मटेरियल कौन से हेड में या सब हेड में आता है, कौन सा आइटम। मेरा UPHESC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मुझसे इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बैलेंस शीट में हम किसी आइटम को कहां दिखाएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, और मैंने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा ताकि आप पढ़ें, उस पर फोकस करें। ऑप्शंस हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, शेयर प्रीमियम अकाउंट कहां दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम अकाउंट का हो। ऑप्शन 1 इसका सही होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में।
ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देखेंगे इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है। पर्टिकुलर्स आइटम्स लिखे रहते हैं, नोट नंबर, जो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं उन नोट का यहाँ पे नंबर रहता है। फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। पिछले साल का जो फिगर्स है वो और करंट ईयर के जो फिगर्स हैं वो दिखाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो बैलेंस शीट बनाती हैं कंपनीज वो कंपैरेटिव फॉर्मेट में बनाती हैं ताकि कंपैरिजन भी साथ साथ होता रहे। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, अब मैंने रेड में जो किया है इनको बोलते क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट का जो पूरा फॉर्मेट है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, संभवतः देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन उससे क्या है ये पूरा दिख जाएगा, देखा आसानी से जाएगा, पूरा व्यू इसका दिखेगा। एक बार फिर इसको बड़ा कर दूंगा, ये फुल व्यू है इसका। चलिए, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ये है, ये पार्ट 1 है, एसेट्स पार्ट 2 है। बैलेंस शीट में जैसे हॉरिजॉन्टल पहले बैलेंस शीट बनती है या जो पार्टनरशिप में अभी भी हम बनाते हैं, सोल ट्रेडर अभी भी बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है जिसमें साइड्स होते हैं, लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड। अब जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है उसमें साइड नहीं रहते, पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट रहता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट और दूसरा पार्ट रहता है एसेट पार्ट। इन दोनों पार्ट्स का जो टोटल है वो बराबर होता है जैसे बैलेंस शीट का कॉमन फंडा है। अब इसमें से एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। जैसे पहला जो पार्ट है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटी पहला पार्ट है, इसमें 4 मेजर हेडिंग रहती हैं। मेजर हेडिंग, ये मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की पहली मेजर हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये चारों मेजर हेडिंग है। इसमें जो पहली मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इक्विटी से रिलेटेड है, इक्विटी मतलब कैपिटल से रिलेटेड है, और लायबिलिटीज से रिलेटेड तीसरी और चौथी ये दोनों मेजर हेडिंग है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो 4 हेडिंग्स हैं, 2 इक्विटी से रिलेटेड है, 2 लायबिलिटी से रिलेटेड है। अब इक्विटी की जो मेजर हेडिंग है पहली शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर होल्डर्स के जो शेयर होल्डर्स के प्रति जो कंपनी की लायबिलिटी है वो दिखाई जाती है, चाहे वो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है चाहे वो कंपनी ने कमाकर शेयर होल्डर्स के लिए रखा हुआ है अपने पास। शेयर कैपिटल, जो पैसा कैपिटल के माध्यम से शेयर होल्डर्स ने दिया है। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी ने जो रिजर्व या सरप्लस बचा के रखे हुए हैं अल्टीमेटली उन पे हक किसका होता है, शेयर होल्डर का, इसलिए वो भी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होते हैं। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगर शेयर वारंट्स के माध्यम से मनी रिसीव हुआ है तो वो भी शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है। शेयर वारंट भी शेयर की तरह ही होते हैं और ये भी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एक संस्था को। तो ये कैपिटल के ही पार्ट हो गए। दूसरा है, जो दूसरा मेजर हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है ऐसा शेयर एप्लीकेशन मनी जो शेयर होल्डर से मिल गया है लेकिन अभी उसकी अलॉटमेंट नहीं हो पाई है, वो पेंडिंग है बट की जानी है, डेफिनेटली वो अलॉट किए जाएंगे। तो उतना पैसा शेयर कैपिटल में तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक अलॉटमेंट पेंडिंग है, उस पैसे को यहाँ दिखाते हैं। खैर, तीसरी जो मेजर हेडिंग है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इनमें खाली इन पे इनके पार्ट पे ध्यान दें। ये मेजर हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, इनके अंदर जो ABCD करके हैं इनको बोलते हैं सब हेडिंग। ऐसे ही शेयर होल्डर फंड मेजर हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपको याद रखनी है और याद रखने का तरीका ये है कि इनको आप लिखें, नोट बनाएं और बार बार उसका कई बार आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से तो वो याद हो जाएगा। इनका ऑर्डर जो है, क्रम इनका याद रखना है बिल्कुल। नॉन करंट लायबिलिटीज की जो सब हेडिंग्स है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग्स हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये जितनी भी सब हेडिंग है इनकी जो डिटेल जानकारी है वो रहती है नोट्स टू अकाउंट्स में। उसी नोट्स टू अकाउंट्स के लिए ये नंबरिंग छोड़ा गया है कि नोट्स टू अकाउंट कौन से नंबर का है, उसकी नंबरिंग यहाँ आ जाती है, वो डिटेल बैलेंस शीट से नीचे रहती है। तो ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये करंट लायबिलिटीज के सब हेडिंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
इसके बाद टोटल हो जाता है इस पार्ट का पहले का। फिर एसेट का पार्ट, जो एसेट पार्ट है उसमें दो मेजर हेडिंग रहती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यानी कि एसेट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, नॉन करंट और करंट। अब नॉन करंट एसेट जो है उसको आगे 5 सब हेडिंग में बांटा गया है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट को आगे फिर 4 हिस्सों में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद है करंट एसेट्स, उसको आगे 6 हिस्सों में 6 सब हेडिंग्स में बांटा गया है करंट एसेट को, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। ये तो आपको पूरे हेडिंग और सब हेडिंग क्रम वाइज याद करने हैं। जो चीजें याद करने की नहीं होती है मैं अक्सर बताता हूँ, कंसेप्चुअल होती है बहुत सारी चीजें जिनमें कंसेप्ट को समझना है, लेकिन मेरा मानना है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा लर्न करने से ही आएंगी, कंसेप्ट हम बाद में समझते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर हमको याद ही रखना होगा और वो बार बार लिख करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था। अब जैसे यहाँ पे अब शेयर कैपिटल को कैसे दिखाया जाता है, इसको शेयर कैपिटल एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो शेयर कैपिटल का जैसे यहाँ पे पहला आया तो हम नोट नंबर 1 लिख देंगे, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, या जिसका नोट्स होगा उसका नोट लिखेंगे, जिसका नहीं होगा उसको खाली छोड़ देंगे। तो शेयर कैपिटल जब हम बनाएंगे तो नोट नंबर 1 लिखेंगे और शेयर कैपिटल को इस तरीके से दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल को 3 हिस्सों में बांट के दिखाया जाता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड में, ऑथराइज्ड को नॉमिनल भी बोलते हैं, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मान लो किसी कंपनी की पूरे जो शेयर इक्विटी शेयर है मैक्सिमम ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड वो 50,000 है, तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ही 50 लाख। इशूड, अब कंपनी जरूरी नहीं है सारे शेयर इशू कर दे, केवल 40,000 इशू किए तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ही 40 लाख हो जाएंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचिंग में हैं लेकिन वो अकाउंट्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसलिए अकाउंट्स वाला उनसे लगभग छूट जाता है और काफी टाइम पहले उन्होंने पढ़ा होता है तो तब तक इनको भूल चुके होते हैं। कई लोगों के कमेंट आते हैं सर अकाउंट्स पे कराइए। ऐसे पीजीटी कॉमर्स कोर्स में जो कुछ वीडियोज अभी चल रहे हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद थॉरोली अकाउंट भी स्टार्ट से होगा, जैसे बिजनेस का पूरा कंप्लीट हुआ पड़ा है उसमें पीजीटी कॉमर्स कोर्स में। और ये अकाउंट्स का मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो अकाउंट से टच नहीं है उनको ये रिवाइज हो जाए। शेयर कैपिटल को दिखाते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड में जितने से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जितने शेयर, इसका महत्व ये रहता है कि इतने से ज्यादा शेयर कभी कंपनी इशू नहीं कर सकती। जनरली कंपनी ऑथराइज्ड से कम इशू करती हैं, जैसे इसने इशूड कैपिटल मान लो 40,000 शेयर इशू किए तो इशूड कैपिटल में 40,000 शेयर 100 से 40 लाख थी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं उस कैपिटल को जितने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, इसको अप्लाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब्ड जो वर्ड है वो ज्यादा यूज होता है, स्टैंडर्ड है यहाँ पे। प्रार्थित पूंजी मतलब जिस पूंजी के लिए प्रार्थना पत्र लोगों से आए हैं, कंपनी ने तो इशू 40,000 किए लेकिन लोगों ने कम के लिए अप्लाई किया। अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 2 हिस्सों में बट जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वो जिसके लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया और पूरे पैसे भी दे दिए। 35,500 शेयर ऐसे थे जिन पे 100 रुपए कंपनी ने मांगे और 100 रुपए फुल्ली पेड लोगों ने कर भी दिए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो जाएगी 35,500 100 रुपए से 35,50,000। कुछ शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड हुए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ पैसा उनको बचा हुआ है, उनको इस तरीके से दिखाया जाता है 300 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब कॉल तो पूरा किया गया था 100, तो 30,000 कॉल किए थे लेकिन कुछ आया नहीं, कुछ पैसा बच गया। जो बच गया उसको कहते हैं कॉल्स एंड एरियर। जो कॉल्स बची होती हैं मतलब हमने कंपनी ने मांगी लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की, उसको एरियर कहा जाता है और एरियर्स को यहाँ पे घटा के दिखाया जाता है। ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दो बहुत बार पूछे जाते हैं, कॉल्स एंड एरियर कहाँ दिखाया जाता है और शेयर फॉरफीचर कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल में ही दिखाए जाते हैं और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है कॉल्स एंड एरियर और ऐड करके दिखाया जाता है शेयर फॉरफीचर। कॉल्स एंड एरियर जो कॉल एरियर में है, बचे हुए हैं, लोगों ने दिया नहीं है, तो 300 शेयर पे कंपनी ने 100 रुपए मांगे थे, पूरे 30,000 कॉल्ड अप किए थे लेकिन लोगों ने 20 रुपए नहीं दिए। 300 शेयर जिनके पास है तो 6,000 रुपए नहीं दिए, यानी कि 24,000 आए। अब शेयर फॉरफीचर क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था लेकिन बाद में कॉल पूरी नहीं की
और कंपनी ने नोटिस भेजे तो नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, तो कंपनी को अधिकार है, कंपनी उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। जब कंपनी शेयर्स को कैंसिल करती है तो उन शेयर्स पे जो पैसा शेयर होल्डर दे चुके होते हैं कंपनी को, कंपनी उसको जब्त कर लेती है। जब्त कर लेती है मतलब फॉरफिट कर लेती है, हरण कर लेती है उस पैसे का, उस पैसे को वापस नहीं करती है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा रहता है और ये कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व की तरह होता है, एक पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल गेन होता है। लेकिन इस पैसों का महत्वपूर्ण बात यह है, इस पैसों को शेयर फॉरफीचर में हम शेयर कैपिटल में क्यों दिखा रहे हैं जब ये कैपिटल गेन है? तो इसका जवाब ये है कि रूल होता है कि शेयर फॉरफीचर का पैसा कंपनी के लिए कैपिटल गेन है, तो इस पैसे को कंपनी तब तक शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाती है जब तक ये फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं हो जाएंगे। जब तक रीइश्यू नहीं हो जाएंगे तब तक ये शेयर फॉरफीचर का पैसा यहीं पे रहता है। तो शेयर फॉरफीचर आ जाता है ये जोड़ करके टोटल 40,000। अब ये जो 35,50,000 है ये सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप है, और ये जो 40,000 है ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और टोटल इस तरह से कैपिटल 35,90,000 ऐसे दिखाई जा सकती है। खैर, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो इस बार का क्वेश्चन था ये वाला, फिर भी इस पे वापस लौट आते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसमें इसलिए लगा क्योंकि इस पे से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी था। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ये था हमारा जवाब। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाकी आइटम कौन कौन से होते हैं इनको देख लें। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो अंदर आइटम रहते हैं वो रहते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि शेयर प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व चाहे किसी भी टाइप का हो, और सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो बचा हुआ पैसा सरप्लस वो भी आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मान लो प्रॉफिट ना होकर के लॉस है, तब भी याद रखना वो यहीं पे आएगा। अगर लॉस है तब भी यहीं पे आएगा, फर्क ये पड़ेगा, और इसी नाम से आएगा सरप्लस से ही, बस अंतर ये रहेगा कि वो माइनस करके दिखाया जाएगा। नेगेटिव आइटम है इसलिए नेगेटिव करके दिखाया जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज एक ही क्वेश्चन काफी लंबा हुआ। द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन BSE सेंसेक्स इज, स्टॉक्स का नंबर यानी कि कितने शेयर्स BSE सेंसेक्स में शामिल रहते हैं। हालांकि इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन है 80, 50, 100 या 30। तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है 30 शेयर। BSE सेंसेक्स, इंडिया में 2 शेयर्स के इंडेक्स बहुत फेमस हैं, BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी। BSE के सेंसेक्स में 30 शेयर्स का ये इंडेक्स होता है, और सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स यानी संवेदी सूचकांक, और निफ्टी जो होता है वो NSE का होता है, वो 50 शेयरों के ऊपर बनाया जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। BSE का सेंसेक्स सबसे ज्यादा फेमस है और NSE का निफ्टी सबसे ज्यादा फेमस है, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सेंसेक्स या निफ्टी ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। सेंसेक्स में 30 शेयर शामिल रहते हैं और निफ्टी में 50 शेयर शामिल रहते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया होता है कि ये 30 शेयर किन कंपनीज के रहते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक आध दफे क्वेश्चन ये आया है कि क्राइटेरिया का एक आधा आइटम पूछ लिया है, लेकिन डिटेल इसकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है जो महत्वपूर्ण है, जिसको आवश्यक कह सकते हैं। वो ये है कि क्वांटिटेटिव BSE का जो सेंसेक्स में शामिल होते हैं 30 शेयर, उनका क्राइटेरिया एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, एवरेज डेली ट्रेड कितना होता है, एवरेज डेली टर्नओवर, इसके कुछ नॉर्म्स है उनका पालन करना होता है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्यादातर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कराना चाहता है BSE। लिस्टेड हिस्ट्री, जो जिस कंपनी के शेयर को शामिल करना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें बाकी खूबी हैं उसका देखेंगे लिस्टिंग हिस्ट्री क्या है उसकी, कब से वो लिस्टेड है। तो क्वालिटेटिव क्राइटेरिया देखते हैं, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, एक कंपनी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93rd, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट। इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको ओवरहेड कॉस्ट या ओवरहेड बोला जाता है, ओवरहेड बोला जाता है मेनली। ऑप्शन से कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3rd,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक संस्था में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्टिंग करते समय, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सभी को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो ओवरहेड वो एक्सपेंसेस इसमें शामिल होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं किसी प्रोडक्ट से। जो डायरेक्ट एट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रोडक्ट से या सर्विस से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 3 हिस्सों में बट जाते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनको छोड़ करके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ओवरहेड्स में शामिल होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओवरहेड्स के। नेक्स्ट है A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:5। A, B पार्टनर्स हैं और 2:5 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। उन्होंने एडमिट किया C को 1/4 हिस्से के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स में। द न्यू रेशियो बिटवीन A, B, C, तो न्यू रेशियो कितना होगा? जब किसी क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको पुराने पार्टनर किस हिस्से में अपना सैक्रिफाइस करेंगे। भाई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर के जो हिस्से ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगे मतलब वो सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन ये नहीं बताया कौन सैक्रिफाइस करेगा या दोनों करेंगे तो कितना करेंगे। तो जनरल रूल होता है जब ये नहीं बताया होता है तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने पुराने रेशियो में फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखते हैं, फ्यूचर में भी पुराने रेशियो को ही मेंटेन रखते हैं। हालांकि रेशो में अब सी भी शामिल हो जाएगा तो हमको ये देखने में फर्क लगेगा, ये 2:5 नहीं दिखेगा, वहां पे वो बदल जाएगा, बट इनका आपसी रेशो फिर भी 2:5 ही रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो पता होनी चाहिए, उसको मैं इस रेशो को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके माध्यम से कई दफा क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है एग्जाम्स में। ये 2:5 इनका मेंटेन रहेगा, इनमें चेक करके देख लो ए बी का 2:5 कौन से में मेंटेन हो रहा है, तो ए बी का 2:5 मेंटेन करके देख लो कौन से में हो रहा है। ए बी का 2:5 देखेंगे तो देखो यहाँ पे हो रहा है 4th ऑप्शन में, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट होता है तरीका क्वेश्चन करने का, कुछ क्लूज होते हैं जो कॉमन सबके लिए नहीं होते, लेकिन इस केस में काम करेगा जब ये नहीं बताया हो कि पुराने पार्टनर में से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है। तो क्योंकि उनका पुराना ही मेंटेन रहना है, तो 2:5 में देखो यहाँ पे ये बन रहा है इसका 3, 2, 6 और 3, 5, 15। इस 6, 5 का अगर तुम देखोगे ए और बी का नजर ध्यान से दोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये वही आ जाता है 3 से 2, 6 और 3, 5, 15, मतलब इनका यही कंटिन्यू हुआ आगे भी। हाँ नया पार्टनर आ जाता है इसलिए रेशियो में बदलाव होता है देखने में, टोटल तीनों का जब रेशियो होगा तो वो नया दिखेगा हमको। और उसको निकालने का तरीका है, कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना है 2:5 है। सी का शेयर सी को कितना दे रहे हैं 1/4। अब सी को तो 1/4 देना ही है, तय हो गया। तो बाकी कितना बच जाएगा ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए बच जाएगा 1 में से घटाएंगे 1 - 4 यानी कि 3/4। देखो इसको ऐसे समझने में कई दफा समझाता हूँ, फिर से बोलता हूँ मैं, आसान करके बहुत सारी चीजें कंसेप्ट में समझते हैं तो वो परमानेंट याद हो जाती हैं। 1/4 का मतलब होता है कि अगर फर्म के प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे तो 1 सी को मिलेगा, ये नया शेयर है। मतलब नई जो हमारा एग्रीमेंट है वो इस तरीके से हुआ है कि प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे और उन 4 में से 1 सी को जाएगा, तो 4 में से कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। इसका मतलब 4 में से जो 3 बचेंगे वो ए और बी के लिए रहेंगे, तो 4 में से जो 3 बचेंगे उनको बोलेंगे 3/4। कभी भी हम किसी चीज को बोलते हैं 1/4 तो उसका मतलब यही होता है 4 में से 1। 3/4 बोलेंगे 4 में से 3, मतलब प्रॉफिट्स के 4 हिस्से करेंगे उनमें से 1 सी को दे देंगे और जो 3 है वो ए और बी के लिए बच जाएंगे। तो ए और बी का जो कंबाइन शेयर है वो 3/4 हो जाएगा। अब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई कंबाइन है 3/4 तो दोनों का, लेकिन दोनों ये भी तो कहेंगे कि भाई हमारा अलग अलग शेयर बताओ, तो इनके अलग अलग शेयर्स को बांटने के लिए 2:5 में इसको बांट देंगे 3/4 को। 3/4 जो कंबाइन है उसको 2:5 में ही बांट लेंगे। तो 2:5 का मतलब होता है 2 और 5 कितने होते हैं 7, इसका मतलब है 2/7 और 5/7, क्योंकि 2 और 5 7 होता है। तो अब ये 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7 गुना कर देंगे 2/7 और 3/4, ये आ जाएगा 6/28। ऐसे ही इसका निकालेंगे बी का, तो इसका आ जाएगा 5/7 और 3/4 यानी कि 15/28। अब न्यू रेशियो निकाला 6/28, बी का 15/28 और सी का 1/4। सी के 1/4 को हम डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है जब हम रेशियो बनाते हैं तो तीनों का, तो इसका डिनोमिनेटर जो 4 है ये भी हमको 28 करना पड़ेगा। तो तरीका है 7 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 4 जा 28, तो ये कितना आ गया 7/28। अब जो न्यू रेशियो बन गया वो कितना बन गया 6:15:7, और ये हमारा आंसर आ गया। ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा फाइनल आंसर 6:15:7।
द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, ऐसी संस्थाओं को एनपीओ बोलते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब, मंदिर, मस्जिद, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं सब। तो इनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें इनमें से कौन सा आइटम नहीं रहता है? ऑप्शन है एसेट, ओनर्स इक्विटी, डेटर, बिल्डिंग। तो देखो एसेट तो रहेगी ही, डेटर भी रह सकते हैं, बिल्डिंग भी रहेगी, रह सकती है, लेकिन ओनर्स इक्विटी नहीं होती। उसका कारण है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर होते ही नहीं है, ओनर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ओनर होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, वो ओन करते हैं उन एसेट्स को, उनके मालिक होते हैं, कमाते हैं, पैसा लेते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन जो एनपीओ होते हैं, इनमें जो लोग पैसा लगाते हैं वो ओनर नहीं रहते हैं इनके, उनको हम डोनर कह सकते हैं, दानी कह सकते हैं, उनको हम मेंबर्स कहते हैं इनके, उनको हम पैटर्न्स कह सकते हैं इनके, उनको हम इनके ट्रस्टी बोल सकते हैं। और वो मालिक की हैसियत से नहीं रहते हैं, वो भी पैसा चाहे लगा दें, लेकिन वो भी वहां पे एक मेंबर की हैसियत से रहते हैं, क्योंकि वो और सारे लोग भी दान कर सकते हैं संस्था में। तो जब ओनर ही नहीं रहते तो ओनर्स की इक्विटी भी नहीं रहेगी, मतलब कैपिटल नहीं रहती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। बाकी जो समझा दिया है टॉपिक, आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं आगे कराऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, शुरुआती क्वेश्चन को डिस्कस करने में काफी टाइम लगा। 96 पे चलते हैं। ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। एक मेथड अकाउंटिंग का जो अटेम्प्ट करता है टू टेक अकाउंट, मतलब शामिल करने का, ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, इस बात को कि जो मॉनेटरी यूनिट है उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण। मतलब ये कहना चाहता है कि बहुत सारी चीजें जो हम लिखते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज को, तो उनकी जो यूनिट है वो फिक्स नहीं है। भाई महंगाई आती है तो चीजों की कीमतें बदलती रहती हैं। अब ये कहता है कि वो कौन सा मेथड अकाउंटिंग है जिसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंट। तो इसका जवाब है ऑप्शन 4, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इसका मकसद ही है कि इन्फ्लेशन को शामिल करना। दरअसल जो ओरिजिनली हम अपनाते हैं अकाउंटिंग वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग होती है। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में क्या है, हम जो प्रीवियस कॉस्ट होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं या उसके बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। कुछ भी जैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रीवियस कॉस्ट को देख के डेप्रिसिएशन लगता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वो जो कीमतों में उतार चढ़ाव आते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखता है। तो अगर इन्फ्लेशन को शामिल करना है हमको अपने अकाउंट्स में तो उसके लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड है। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मल हमारा मेथड है जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट पे इसमें फोकस रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही वो रूप है कि जब हम मैनेजियल डिसीजंस में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज। अब इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट या छोटे बिजनेसमैन ऐसे रहते हैं जो अपने यहाँ प्रॉपर अकाउंटिंग की बुक्स नहीं रखते हैं। अब अगर वो फाइनल में जानना चाहें कि भाई हम अपना बैलेंस शीट या P&L बनवाना चाहते हैं, हम अपने अकाउंट्स बनवाना चाहते हैं, तो क्योंकि रिकॉर्ड्स तो उनके कंप्लीट है नहीं, इनकम्प्लीट है, तो जब कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है तो कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट तो बन नहीं सकता। तो हम आइडिया लगाते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल शुरू में उनके पास क्या था, लास्ट में उनके पास क्या है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसी के बेस पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बैलेंस शीट जैसा ही रहता है, बस इतना फर्क रहता है कि जो बैलेंस शीट है इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि कोई एसेट है हमारे पास, उन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितनी बची हुई है, उसके पार्ट क्या है, नोट्स टू अकाउंट में जाकर के सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास जो अवेलेबल एसेट होती हैं उनके सम टोटल लिखे जाते हैं खाली, और उनका ही जो पहले जितना टोटल कैपिटल थी वो ढूंढी जाती है साल के लास्ट में जितनी कैपिटल, मतलब तरीका रहता है कि मैं सिंपल से अगर बताऊं यहाँ पे कि हम किसी का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं किसी के बिजनेसमैन के और उसके हम रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास तरीका है कि उसके साल के लास्ट में
कितनी एसेट है उससे पूछेंगे, कितना उनका टोटल कर लेंगे, जितनी उसके पास लायबिलिटीज है उनको देख लेंगे, एसेट में से लायबिलिटी घटा देंगे और हमारे पास उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल आएगी। फिर हम पूछेंगे एक साल के शुरू में तुम्हारी कितनी कैपिटल थी, अगर उसको वो भी नहीं पता है तो साल के शुरू की भी हम फिर उससे वही पूछेंगे, साल के शुरू में कितनी एसेट थी तुम्हारे पास और लायबिलिटीज क्या थी, तो शुरू की कैपिटल हमें पता चल जाएगी। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और लास्ट में कितनी है, इन दोनों में अंतर निकाला जाएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही था इसका। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट से इसी मामले में अलग है, जो अभी बताया था हमने, बैलेंस शीट में डबल एंट्री सिस्टम में बनती है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है तो बैलेंस शीट बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड रहता नहीं है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल देते हैं। नेक्स्ट है 98, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संपदा है, मानव संपत्ति है किसी संस्था की, उसकी वैल्यू हम उसकी एवरेज सैलरी, जो सभी लोग काम कर रहे हैं संस्था में या एक ग्रुप में, और उनका एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, मतलब औसतन कितने दिन तक एक एम्प्लॉय काम करता है और उनकी औसतन कितनी सैलरी बनती है, इनके बेस पे इनको गुना करके हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एक संस्था की। दिस इज द एसेंस ऑफ, ये एसेंस है किसका, मतलब कौन से मॉडल में इसको अपनाया जाता है। ऑप्शन है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल, ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल, अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल या 5 डायमेंशनल मॉडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, ह्यूमन वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, इनका कुछ डिटेल्स है थोड़ा। एग्रीगेट पेमेंट मॉडल, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल जो था वो इंडियन ऑथर प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती बीएचयू के प्रोफेसर थे, 1976 में ये इन्होंने डेवलप किया। He has valued the human resources in aggregate and not on an individual basis। बाकी थ्योरी आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसका मेथड की। नेक्स्ट है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मेथड। ये जो मेथड था ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर, ये W.J. गाइल्स एंड D.F. रॉबिन्सन ने 1972 में दिया था। ये बेस्ड है इस एजम्पशन पे कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है एम्प्लॉय पे जो खर्च किया गया है उस पे और उसकी वैल्यू पे, एम्प्लॉय की वैल्यू पे। वैल्यू इज फाउंड बाय दिस मॉडल बाय मल्टीप्लाइंग द वेजेज विद द HAM। HAM का मतलब है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर। एक ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर ज्ञात किया जाता है और ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर जो बनाते हैं मल्टीप्लायर, वो एक ह्यूमन की इन चीजों को देख करके बनाया जाता है। रिलेटिव जॉब ग्रेडिंग क्या है, टेन्योर क्या है, एम्प्लॉइज के डायमेंशंस बाकी क्या है, इनके आधार पर मल्टीप्लायर निकाला जाता है और फिर जो वेजेज है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल। अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल इंट्रोड्यूस किया, ये दिया प्रोफेसर रोजर एच हर्मसन ने, और इन्होंने वैल्यू ऑफ HR निकाली इस तरीके से कि गुडविल इनटू इन्वेस्टमेंट इन HR, फर्म की गुडविल, उसको गुना किया HR में जितना इन्वेस्ट कर रखा है फर्म ने और अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर है मायर्स एंड फ्लावर्स 5 डायमेंशनल मॉडल। मायर्स और फ्लावर्स ने 5 डायमेंशंस तय किए ह्यूमन वैल्यूएशन के लिए, नॉलेज, स्किल, हेल्थ, अवेलेबिलिटी और एटीट्यूड। इसमें यही जानना महत्वपूर्ण है, ये कॉमन चीजें इनकी खाली याद रखनी है, कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टू टेस्ट द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए कंसर्न। एक संस्था की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जांचने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड, इनमें से कौन सा रेशियो यूज किया जाता है। ऑप्शन है टर्नओवर रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। हालांकि ये रेशियो पिछले क्वेश्चंस में हम सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डेट इक्विटी रेशियो। अब ये जो टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, ये भी एक सोल्वेंसी रेशियो ही होता है, लेकिन जब इस तरीके से पूछ रखे हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण सोल्वेंसी रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो हमें डेट में और इक्विटी में रिलेशन बताता है, डेट लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मालिकों का पैसा, तो ये वाकई में हमें लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का ज्यादा आभास कराता है। और जो टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, ये भी सोल्वेंसी का है, क्योंकि दोनों साथ पूछे तो ये ज्यादा बेटर है इसमें से। और टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो दरअसल हमें ये बताता है कि एक कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो इंटरेस्ट का कितने टाइम है, कितने गुना है। ये इंटरेस्ट का जितने टाइम होंगे ज्यादा उतना ही अच्छा होगा संस्था के लिए। ये सारे रेशियो हम पहले बता चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। डेट इक्विटी रेशियो,
टर्नओवर रेशियो कोई एक रेशियो नहीं है, बहुत सारे रेशियोज के ग्रुप को टर्नओवर रेशियो बोला जाता है। ये संस्था के एक्टिविटी या टर्न रेशियोज भी कहलाते हैं। ये बताते हैं संस्था की जो मैनेजमेंट है वो कितनी एक्टिव है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। इसमें बहुत सारे रेशियो शामिल हैं, जैसे डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मतलब डेटर टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। एसिड टेस्ट रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताता है, यानी कि लिक्विडिटी को। ये लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी में रिलेशन को बताता है। बाकी टाइम इंटरेस्ट अभी बताया ही था, फिर भी पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कोई थ्योरी इसमें से पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इनमें से कंपनी की बैलेंस शीट में कौन सा नहीं दिखाया जाता। अगेन कंपनी की बैलेंस शीट के पास खूब टाइम दिया पहले क्वेश्चन में, तो फिर वहीं से एक क्वेश्चन में पूछा गया। देखो 2 क्वेश्चन इसी एग्जाम में मिल गए एक ही में। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता है हमको। अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देने का मतलब भी समझ लो कौन कौन सी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जो ना तो हमको मेजर हेडिंग में शामिल मिलता है, ना सब हेडिंग में मिलता है, और ना ही सब हेडिंग का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं केवल मेजर हेडिंग और सब हेडिंग को देखो और उसके नीचे जो डिटेल है उनको शामिल नहीं करते, वो भी शामिल रहती हैं, उनका टोटल रहता है। ये जब पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की किसी हेडिंग का हिस्सा भी नहीं रहता है, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो इसमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 रिजर्व कैपिटल। ये सारे तो हेडिंग हैं ही, हमने देखे हैं अभी, हेडिंग या सब हेडिंग का हिस्सा। और जो रिजर्व कैपिटल है ये दरअसल कैपिटल होती ही नहीं है, ये ऐसी कैपिटल होती है कि जिसके लिए लोगों ने शेयर तो अप्लाई किए थे लेकिन कंपनी ने वो पैसा मंगाया नहीं, और कंपनी ने ये मंगाया भी नहीं, और कंपनी ने अब ये मंगाना भी नहीं है, ये रिजर्व कर दी है कैपिटल। मंगाना नहीं है का मतलब ये है कंपनी ने प्रपोजल पास करके मीटिंग में ये तय कर दिया कि हम इन शेयर होल्डर्स पे जो 10 रुपए बचे हुए हैं, ये इस तरीके से होता है जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने अलग अलग टाइम पे शेयर होल्डर्स से 90 रुपए मंगा लिए, अब 10 रुपए बच गए। अब कंपनी ने कहा कि ये 10 रुपए अब हम मंगाएंगे भी नहीं क्योंकि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये 10 रुपए मंगाएंगे तो नहीं, लेकिन वो शेयर होल्डर तो हैं, उन्होंने तो 100 रुपए का शेयर खरीदा था, तो वो तो 100 रुपए के लिए लायबल है। क्योंकि आप जानते होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी वहां तक लिमिटेड होती है जहां तक उसकी शेयर की वैल्यू है, तो शेयर की वैल्यू 100 है तो 100 तक लायबिलिटी है उसकी। हालांकि 90 दी है, कंपनी ने कहा अब हम नहीं लेंगे, तो कंपनी की खुशी है नहीं ले। बट अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, तो ऐसे केस में कंपनी मान सकती है कि साहब आपकी लायबिलिटी 100 रुपए तक की, क्योंकि 100 रुपए का शेयर खरीदा था आपने, तो वो 10 रुपए इस पर्पज के लिए रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और क्योंकि रिजर्व कैपिटल जब आई ही नहीं है तो ये हिस्सा ही नहीं है कंपनी की लायबिलिटीज का, जब तक नहीं आई है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन, थोड़ा लंबा हुआ, और आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। मैं चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार मुझ तक पहुँचाएंगे और मैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।